ई सेंटर का मतलब है फोकस, या वो पॉइंट जहां पर सारे इमोशंस हमारा अटेंशन खींच लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनोगा 2022 में। अभी क्लास चालू करने से पहले मैंने बहुत धुआंधार धुलाई की है इन बच्चों की, मतलब पिटाई नहीं, मैंने बहुत डांटा है क्या तुम लोग यार? नहीं तो मैं बेसिकली बन गया स्टीव जॉब्स और ये लोग बन गए मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और पता नहीं क्या क्या। और बहुत बेचारे इसको क्या कह रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे हमारी सीरीज़ में, एक WBX की सीरीज़ थी या VC की थी, उसमें बोलता है स्टीव जॉब्स के पास एक डंडा रहता है और डंडे से लोगों को पीटता रहता है, साइलेंट डंडा होता है। तो मैंने अपनी ज़ुबान से आप लोगों को बहुत डांटा, बट वो इसीलिए बिकॉज मैं चाहता हूँ इन बच्चों में से कुछ सॉलिड स्टफ निकल के आए। आज हम लोग सबसे ट्रिकी पार्ट पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन का। अगर हम लोग स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं या लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरह की ग्रोथ चाहते हैं, तो ये सबसे ट्रिकी है, बिकॉज ये वो पार्ट है हमारे ब्रेन का जो अगर समझ में नहीं आया तो हमको सालों साल तक गोल गोल घुमाएगा और हमको इल्यूजन देता रहेगा कि हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और ये भी इल्यूजन देता रहेगा कि हम ग्रो कर रहे हैं। जैसे हमारे एक अंकल हैं, वो कई सालों से खाली छोटी सी जॉब करते हैं और थोड़ी बहुत चीटिंग वीटिंग करते हैं, फिर थोड़ी जॉब करते हैं, चीटिंग वीटिंग करते हैं। चीटिंग कहाँ करते हैं? कहीं ऑफिस में चीटिंग कर लिया, कहीं फैमिली में चीटिंग कर लिया, कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए और उनकी लाइफ चल रही है और उनको इल्यूजन है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। हम में से कोई नहीं चाहता कि चीट करके आगे बढ़े, बट जब समझ में नहीं आता तो चीट करना पड़ता है। जो भी चीटिंग करता है वो यही सोच के करता है, लेकिन वो करता है इसलिए बिकॉज ये सेंटर उसको समझ में नहीं आता। ई सेंटर या तो इमोटिविटी सेंटर है। लेकिन उसके पहले मुझे गरिमा या वैभव जो भी समझा सकें, 7 सेंटर्स और 4 सेक्शंस के नाम बताइए। हम लोग ने 7 सेक्शन पढ़े थे। सबसे पहला सेक्शन था, पहले मैं 4 सेंटर बता दूं। उसमें 4 सेंटर थे पहले सेक्शन के अंदर ही। पहले सेक्शन के अंदर थे IESM, इंटेलिजेंस, इमोशन, सेंसो वाइटैलिटी और मेडिटेशन। मेडिटेशन पहुंच गए सीधे ही? नहीं, मोबिलिटी सेंटर ना, वो मोबिलिटी, चौथा मोबिलिटी सेंटर। और सेक्शन 2 में हमने पढ़ा था इंट्यूशन सेंटर। हाँ, इंट्यूशन सेंटर। और सेक्शन 3 था पैरामेंटल सेंटर और तीसरा ट्रांसेंडेंटल सेंटर। थर्ड सेक्शन में 7 सेंटर था, ट्रांसेंडेंटल सेंटर। फोर्थ सेक्शन में, फोर्थ सेक्शन में 7 सेंटर। बेसिकली 4 सेक्शन है, 1 2 3 4। अब सेक्शन दोबारा मत बोलना। इसमें है 7 सेंटर्स, जिसमें से कि 4 सेंटर तो सेक्शन 1 में ही है। IESM, इंटेलिजेंस, इमोशन, सेंसुओसिटी एंड लास्ट मोबिलिटी। उसके बाद बहुत मेहनत करने के बाद आपको 5th सेंटर खुलेगा, जिसको हम इंट्यूशन सेंटर बोलते हैं। उसका काम है कंसंट्रेशन, मेडिटेशन एंड इंट्यूशन। और अगर फिर भी आप भागे नहीं इस रेस में से, स्पिरिचुअल रास्ते की रेस में से आपने गिव अप नहीं किया जैसे बहुत से लोग कर देते हैं, तब आप पहुंचेंगे पैरामेंटल सेंटर। ये क्या करता है? गवर्निंग द रियल्म ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन मतलब मिस्टिकल चीज़ों को गवर्न करने का सेंस है। तो जो हमने गल्फ के बारे में पढ़ा था वो सेक्शन 1 और 2 के बाद में आता है। जब आप सेक्शन 1 और 2 के बीच को क्रॉस कर देंगे, वही गल्फ है, नो मैंस लैंड है, तो आपका सेक्शन 2 खुल जाएगा, इंट्यूशन चालू हो जाएगा, धीरे धीरे आपको पैरामेंटल सेंटर खुल जाएगा और धीरे धीरे आप ग्रो होते होते फाइनल स्टेज पर पहुंचेंगे, आत्मन की तरह या सोल की तरह। यू आर द परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। और कल हमने पढ़ा था इंटीग्रिटी सेंटर, अ विल टू नो, जानने वाला सेंटर, ईहा। आज हम पढ़ने वाले हैं ई सेंटर। ई का मतलब है इवोकेटिव ऑफ इमोशंस। एक वो सेंटर जो हमारे अंदर में इमोशंस को इवोक करता है। इवोक, जैसे आप हाँ, एक ड्रम के ऊपर डंडा मारे तो म्यूजिक क्रिएट करता है, ऐसे ही ई सेंटर
इमोशंस इवोक करता है। फॉर शॉर्ट इमोटिविटी। मैं नहीं चाहता कि आप एक भी शब्द मिस करें इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सेंटर हमारे ब्रेन का सबसे ट्रिकी सेंटर है। भेस बदल बदल करके आएगा और आपको भरमा देगा, भटका देगा। ई सेंटर मीन्स द फोकस और द पॉइंट टू विच इमोशंस कीप ऑल अटेंशंस रिवाइटेड। ई सेंटर का मतलब है फोकस, या वो पॉइंट जहां पर सारे इमोशंस हमारा अटेंशन खींच लेते हैं। रिवाइटेड मतलब खींचना, खींच ले, अटेंशन को एक जगह पर केंद्रित कर लेते हैं। कहीं पर भी है जहां इमोशंस की बात आती है हम खींचे चले आते हैं। ई सेंटर वो है जिसके अंदर एबिलिटी है या उसके अंदर में प्रोपेंसिटी है, ताकत है। ई सेंटर के अंदर में एबिलिटी है या ताकत है किस चीज का? ऑफ द इमोशंस टू कॉर्नर और डाइवर्ट अटेंशन टू देमसेल्व्स। वो हमारे अटेंशन को एक कोने में खींच सकती है या कहीं पर है तो वहां से डाइवर्ट कर सकती है। आप बड़े मन से कोई किताब पढ़ रहे हैं, किसी की आदमी की बात सुन रहे हैं, अचानक से आपको कोई इमोशन आ गया और आप कहीं और चले गए। ये ई सेंटर की ताकत है। देखा जाए जब रावण सीता के पास आए और उनको बेवकूफ़ बना सके, कुटिया में से बाहर निकाला, तो वो ई सेंटर था, क्योंकि भटका दिया, डर गई। It is that hypothetical spot in the brain which arouses all spontaneous feelings. बड़ा खतरनाक है यार। हमारे ब्रेन का वो हाइपोथेटिकल स्पॉट है, मतलब एक ऐसा स्पॉट जिसको आप इमेजिनरी स्पॉट है ब्रेन का, जिसमें से सारे स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स आते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब जो आप प्लान नहीं करते, अचानक से आते हैं। अब सुनिए उस स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स में से कौन कौन से आते हैं। एक तरह से मैं आपको झंडा दिखा रहा हूँ या लोगो दिखा रहा हूँ कि ये सारे के सारे लोगो अगर आते हैं तो इनको अपने ब्रेन में घुसने मत देना। जैसे आपका घर है, बैंक है, तो बैंक में आप किसको घुसने देंगे? अपनी तिजोरी में किसको घुसने देंगे? जिसको भरोसा होगा। इन लोगों को घुसने मत दीजिएगा। अगर ये है, इसका मतलब आपको भरमा रहे हैं, भटका रहे हैं। सबसे पहला, स्पॉन्टेनियस एंड इवन अननोटिस्ड और सेमी कॉन्शियस रिएक्शंस, एक्टिविटी आउट ऑफ फीलिंग्स। अच्छा रुकिए, सबसे पहला नहीं, इमोशंस खाली इमोशंस नहीं है। इमोशंस वो है जो बहुत बार अननोटिस्ड होते हैं, दिखते नहीं हैं। बहुत बार मैं आपसे पूछता हूँ क्या हुआ, दुखी हो क्या? नहीं, बस कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा। मैं ठीक हूँ। खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बस आज मन नहीं है। और तब तक से आ गया सफ़ेद रसगुल्ला। ठीक है, खा लेता हूँ, आप समझा रहे हैं तो खा ही लेता हूँ। रसगुल्ला आया, इमोशन ट्रिक निकल के आ गया। यही औकात थी इमोशन की। अननोटिस्ड और सेमी कॉन्शियस रिएक्शंस आउट ऑफ फीलिंग्स। तो ये इमोशंस हमारे अंदर में रिएक्शंस प्रोड्यूस करवाती हैं, हमको पता भी नहीं चलता। जैसे मैंने अभी आप लोगों को ऑलमोस्ट 15 मिनट तक के लिए बोलता रहा, और एक पॉइंट के बाद हो सकता है आपका माइंड रिएक्ट करना शुरू कर दे। स्कूल में होता है अक्सर, टीचर्स डांटते हैं बच्चों को और बच्चे रिएक्ट कर देते हैं, बच्चे रिवोल्ट कर देते हैं। घर में भी यही होता है कि माँ बाप अपने धुन में इमोशंस में बोलते रहते हैं और बच्चे रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्ट क्यों करते हैं? बिकॉज उनको पता ही नहीं कि ये ब्रेन का एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, अनकॉन्शियस प्रोसेस है। जो फीलिंग्स में से निकल के आता है। द डोमेन ऑफ वेरियस इमोशंस एंड पैशंस, ये वो डोमेन है, वो क्षेत्र है, दुश्मन का वो क्षेत्र है जहां पर ढेर सारे इमोशंस होते हैं या तो पैशंस होते हैं, जैसे कि इरैशनल बिलीफ्स। वो बिलीफ्स जिनको करने का कोई न फायदा है ना ही तो तुक है। इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स लोग करते हैं, दूसरों को नहीं, अपने साथ करते हैं, क्योंकि वो इरैशनल बिलीफ है उनके अंदर में, और वो साइलेंट ताले की तरह काम करते हैं। हम लोग को बिलीफ है कि हम लोग इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम नहीं कर सकते, ये बिलीफ है। या इसका उल्टा बिलीफ है, हम कुछ भी कर सकते हैं,
इरैशनल बिलीफ है। हर बिलीफ का एक साउंड ग्राउंड होना चाहिए। आप बिल्डिंग बनाते हैं तो एक जमीन पर बनाते, रेत पर नहीं बनाते, पानी पर नहीं बनाते, तो वो रैशनल बिलीफ होना चाहिए। लेकिन ई सेंटर आपको क्या देता है? इरैशनल बिलीफ। इसलिए जब भी आप लोग वीडियो कर बनाते हैं ना, तो रैशनल बिलीव करिए। आपके अगर 30 सब्सक्राइबर हैं तो ये बिलीव करके अपने आप को ब्रेन में बताइए कि मुझे अगर 30 व्यू मिल जाते हैं तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। बार बार रिफ्रेश मत करिएगा। 30 मिल गए, फोन रख दीजिए। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने वीडियो बनाया है और 1000 व्यू तो आने चाहिए, तो आप इरैशनल बिलीफ में हैं। अगर आपको 1 लाख व्यू मिल जाते हैं या 1 मिलियन व्यू मिल जाते हैं, तब भी अपने आप को बताइए, भैया मुझे नहीं पता कैसे मिला। अगर आपने अपने आप को बोला मैं तो जानता ही था, मैं तो पैदा ही इसलिए हुआ था, YouTube, Instagram जितने भी नए सब लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे मेरे। अभी भाई साहब ने कुछ दिन पहले मुझे एक वीडियो भेजा पेट्रियन के CEO का, उनको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उस वीडियो में पेट्रियन का CEO बोल रहा है अब पूरी दुनिया बदल गई, अब सारे कंटेंट क्रिएटर जो है वो मालिक होंगे और ये सब इंस्टाग्राम फिस्टाग्राम उनके सामने नौकरों की तरह पैसा फेंकेगा। यही बोला था ना उसने। क्यों फेंकेगा? वो उनके सामने फेंकेगा जो सचमुच में कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो राजू हिरानी टाइप के हैं, जो अपने कंटेंट के ऊपर बहुत बार सोचते हैं, बहुत सालों तक सोचते हैं। मैं उस दिन वो सीन देख रहा था जब आपके बाहुबली का, जिसमें बाहुबली आता है और वो मूर्ति नीचे गिर रही थी। वो एक 15 या 20 सेकंड का सीन था। मूर्ति नीचे गिर रही है और बाहुबली आया और उसने रस्सी पकड़ा, उसके मुंह पे नकाब है। इस बीच में कम से कम 30 या 40 शॉट्स होंगे जिसमें अलग अलग लोगों को बोला गया होगा तुम यहाँ धूप में खड़े रहोगे, तुम ऐसे रिएक्शन दिखाओगे, हाँ ऐसे रहेगा, और वो भागेंगे, रस्सी पकड़ी जाएगी, कैमरा होगा। वो सब चीज़ें, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से सोचा गया है और टीम के साथ शूट किया गया है। इनफैक्ट अनुराग कश्यप बोलता है मुझे बॉलीवुड की फिल्म नहीं अच्छी लगती, मुझे या तो हॉलीवुड या तो साउथ की फिल्में अच्छी लगती हैं, बिकॉज बहुत सोची समझी है। इरैशनल बिलीफ नहीं है। अगर किसी आदमी का काम बहुत अच्छा है तो उसको स्टडी करो जा करके। हम लोग क्या सोचते हैं, हमने 2-4 फुटेज इकट्ठी कर लिए, वीडियो बना लिया, अपलोड कर दिया, अब तो सीधे देखना राजा बोले हमारे पास ही आएंगे। इसलिए पहचानिए, इरैशनल बिलीफ को पहचानिए। ऑल पैशनेटली हेल्ड अटैचमेंट्स एंड एवर्जन्स, हमारे ढेर सारे अटैचमेंट्स हैं। कहते हैं भगवान विष्णु को पूरी की पूरी दुनिया दे दी। किसने? वामन अवतार में बलि, राजा बलि ने पूरी दुनिया दे दी। फिर भी देना पड़ा, फिर भी और देना पड़ता, और भी देना था तो अपना सर दे दिया। और इन भाई साहब से अगर लैपटॉप मांग लो एप्पल का तो कांपने लगते हैं, और इनसे अगर दिन का 2 घंटे मांग लो एडिट करने के लिए, नहीं। हमारे ढेर सारे अटैचमेंट्स हैं। अटैचमेंट्स दिखते नहीं, बिल्कुल नहीं दिखते। हमारी फेवरेट शर्ट, आपकी जब बुआ आपसे आपकी जीन्स मांगती हैं, टी शर्ट्स मांगती हैं, तो ये उनका अटैचमेंट है। लेकिन अगर आप हर्ट होते हैं तो आपका अटैचमेंट है। अगर कोई आदमी आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहा है और आप हर्ट हो रहे हैं, तो आपकी अपनी सेल्फ की इमेज का अटैचमेंट है। और अगर अटैचमेंट है तो आप कुछ और सोच नहीं पाओगे, कुछ और कर नहीं पाओगे, क्योंकि ई सेंटर क्या है? एबिलिटी और प्रोपेंसिटी ऑफ इमोशंस टू कॉर्नर और डाइवर्ट अटेंशन। तो हमारे ई सेंटर में सारे अटैचमेंट्स आते हैं और सारे एवर्जन्स आते हैं। एवर्जन क्या है? इसकी तो मैं शक्ल नहीं देखना चाहता, इस ब्रांड को तो मैं पसंद नहीं करता हूं, इस जगह तो मैं कभी जाऊंगा ही नहीं जाऊंगा। हमारी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो शहर से अटैच्ड हैं, उनको वही शहर पसंद है। वो बचपन से हैं, मौसा जी के बेटे हैं, वो बिजनेस नहीं कर पाए, कभी बिजनेस किया, बाद में फ्लॉप हो गया, और बस वो अपने आप को बॉम्बेआइट मानते हैं। बॉम्बेआइट, कुछ लोग अपने आप को दिल्लीआइट मानते हैं, हम दिल्ली वाले हैं। लेकिन जो लोग भी बियॉन्ड जा सकते हैं, वो लोग अपने अटैचमेंट्स को पहचानते हैं। मौका कहाँ है? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो शहरों को पता है कैसे डिवाइड करते हैं? टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी, कहाँ कहाँ पर अभी तक हमारा बिजनेस पहुंचा नहीं और पहुंच सकता है।
टायर 1, टायर 2, टायर 3। मेट्रोपॉलिटन वो सिटी है जहाँ पर अपना बिजनेस होना ही चाहिए, और उसके अलावा उस शहर में तो अभी तक वो ब्रांड गया नहीं, हमारा कंपटीशन, तो हमको पहले पहुँच जाना चाहिए। ऐसे लोग पेनिट्रेट करते हैं, लेकिन ये लोग अपने आप को किसी सिटी के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, किसी कास्ट से, किसी इमेज से आइडेंटिफाई नहीं करते। और अगर आप ये चीज़ देख पाएँ, कहते हैं जैसे लाउत से कहते हैं ताओ ते चिंग में, द मास्टर नेवर वॉन्ट्स टू टेक क्रेडिट ऑफ हिज अचीवमेंट्स, दैट इज वाई ही गेट्स अ क्रेडिट ऑफ इट। हम लोग अटैचमेंट की वजह से हर चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं। आप लोग जब कोई वीडियो बनाते हैं सबसे पहले बेटा देखो, आज ही एक वीडियो बनाया था उन्होंने कोई चुटकुले का, और बहुत अच्छा वीडियो था, नो डाउट, बट जैसे ही आपने उसको दिखाया किसी को, यू बी लिटिल योर सेल्फ। बी लिटिल मतलब आपने अपने आप को छोटा कर दिया, और आपने मजबूर कर दिया सामने वाले को कि आपकी तारीफ करे। क्योंकि जब भी किसी को भी आप वीडियो दिखाओगे ना, तो वो बिना बोले रह नहीं सकता कि अच्छा है बेटा, अच्छा है, मजबूरी में बोलना पड़ता है, चाहे कितना भी बेकार हो। साइलेंट, बी एब्सेंट। आपने कंटेंट क्रिएट किया, उसके बाद आप गायब हो जाओ। ऐसा हो जाना चाहिए कि मेरा कंटेंट लोग देख रहे हैं, मेरे बारे में भूल ही गए, कौन हूं मैं भूल गए। अगर वो तो फीडबैक लेंगे भैया, अगर आपका वीडियो मुझे रिकमेंड हुआ, मैंने देखा और मैंने खुद आकर के बोला अरे यार क्या कमाल का वीडियो बनाया तुमने यार, आप तो कहते हैं कि नहीं, वो तो हमारी मीटिंग होनी चाहिए, कॉन्शियसली मीटिंग होनी चाहिए, अच्छा वैसे प्रॉपर मीटिंग होनी चाहिए। और वो कंटेंट डालने के पहले नहीं, डालने के बाद नहीं, डालने के पहले वो तो मीटिंग करो, प्री डिस्टिंग। बट उस पर भी हम इमोशन से अटैच्ड हैं, डर लग रहा है कि कहीं पहले नहीं मना कर दे लोग। हमारे ये अटैचमेंट्स हैं, अपनी इमेज के साथ अटैचमेंट है, हम मिस्टेक्स करने से भी डरते हैं। जो लोग भी कुछ लाइफ में कर पाते हैं वो ढेर सारी एक्टिविटीज ट्राई करते हैं और उसमें फेल होते हैं। हम नहीं ट्राई करते क्योंकि हम अटैच्ड हैं, अपनी एक नकली इमेज से अटैच्ड है। हमारे अटैचमेंट दिखते नहीं हमको, देखेंगे तभी दिखेंगे। लेकिन चीजों में देखना शुरू करिए अपने अटैचमेंट्स। और एवर्जन्स मतलब अटैचमेंट का उल्टा, मुझे नापसंद है, ये खराब है, वो खराब है, वो सब चीजें। ऑल फॉर्म्स ऑफ डाइवर्स एंड इवन कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स, ये मुश्किल चीज है। सभी तरह के वैरायटी वाले इमोशंस, थोड़ा गुस्सा, ज्यादा गुस्सा, थोड़ी जेलेसी, बहुत जरा सी जेलेसी, इतनी जरा सी कि जेलेसी नहीं बोलते थे उसको, वो तो खाली हेल्दी कॉम्पिटिशन था। इसकी तो मैं वीडियो देखूंगी नहीं आज के बाद, इससे तो बात ही नहीं करूंगी, क्या बात है, नहीं, डजंट मैटर। और होता यह है कि जब आप किसी चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते हो कि वो है, तो वो चीज़ आपको दिखती भी नहीं है। और अगर आप अपने ही माइंड के अंदर के दीमक को नहीं पहचानते हो तो ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये डाइवर्स, अलग अलग टाइप के डाइवर्स इमोशंस होते हैं, और वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स। एक ही आदमी के लिए लव भी है और हेट भी है। एक इनकी बड़ी फेवरेट दीदी है, उनको ये पसंद भी करती है और हेट भी करती है। जब भी उनका नाम आता है तो बोलती है हाँ बहुत अच्छी, बट हमको उनसे आगे बढ़ना है पापा। उनका काम बड़ा अच्छा लगता है लेकिन उनसे आगे भी बढ़ना है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स है, लव एंड हेट मिक्स्ड। पेरेंट्स के लिए होता है हमारे मन में, हम प्यार भी बहुत करते हैं और उनको फिर जब वो बात नहीं मानते तो मन करता है पीट डालें इनको। तो आपको पहचानना होगा और उन फीलिंग्स से आपको ट्रांसपेरेंट हो जाना है कि फीलिंग्स आपके थ्रू पास हो जाए, दिखे भी ना। जैसे हमारी वो कहानी थी, याद है प्रभुलिंगा की? प्रभुलिंगा और गोरखनाथ दोनों एक दूसरे से मिले, तो गोरखनाथ बड़े स्ट्रांग, बोलते हैं आप मेरे ऊपर तलवार मारिए कुछ नहीं होगा मुझे। तो प्रभुलिंगा बोलते हैं, वो भी दोनों संत थे, बोलते हैं माफ़ करो यार चोट चाट लग जाएगी। बोलते नहीं मार के दिखाओ। तो वो अटैच थे अपनी पावर से, उन्होंने तलवार दिया, तलवार मारा प्रभुलिंगा ने, और तलवार चोट कर गई, मतलब तलवार टंग करके बोली, कुछ हुआ नहीं उनको। तो बड़ी बहुत अच्छी बात है। तो प्रभुलिंगा बोलते हैं मुझे भी मारो। उन्होंने कहा तुमको चोट लग जाएगी। उन्होंने कहा मारो मारो। तो जो उनके साथ हुआ वही आपके साथ होना चाहिए। इमोशंस आए और गए, आपको कुछ हुआ नहीं। तलवार मारा, तलवार थ्रू एंड थ्रू चली गई, कुछ हुआ नहीं। तो ही वॉज नॉट इवन अटैच्ड विथ हिज बॉडी। हम अटैच्ड है अपनी बॉडी से, इसलिए हम एनलाइटन में नहीं हो पा रहे हैं।
हम अपनी इमेज से अटैच्ड हैं। अगर हमारे घर में किसी को डेथ हो जाएगी तो हम ये नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं कि वो बंदा फिजिकल टिश्यू और माइंड और थॉट्स था। हमको लग रहा है वो गया, अब कभी नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि इस दुनिया में से कोई जाता ही नहीं है, बार बार यही खेल खेल के वापस आते रहते हैं। मुझे तो अमिताभ बच्चन जैसा लगता है। शोले में अमिताभ बच्चन बताया क्या बोलते हैं, मुझे सारे पुलिस वाले एक जैसे लगते हैं। वो धर्मेंद्र बोलता है अमिताभ बच्चन जी को कि अरे जब बनिया की दुकान का ताला तोड़ा था तो यही तो थे इंस्पेक्टर साहब जिन्होंने हमको हथकड़ी पहनाई थी, गिरफ्तार किया था। वो मस्का मारने की कोशिश कर रहा था कि अरे हम तो आपको जानते हैं, आपने मुझे गिरफ्तार किया था। तो अमिताभ जानता था बेवकूफ़ी वाली चीज़ बोल रहा है। मुझे तो सारे पुलिस वाले एक जैसे लगते हैं, मुझे तो सारे लोग एक जैसे दिखते हैं। सही बताऊँ, आप दोनों मुझे कोई बहुत खास नहीं लगते। इसलिए जब आप मेरा काम करते हैं और घिसा पिटा काम करते हैं, मुझे लगता है ये लोग तो वही हैं जो इनसे अच्छा तो वो है जो 2-4 हज़ार रुपये दे करके काम करा सकते थे। इसकी आंखें देखो, इमोशंस देख लो इनके। ये है ढेर सारी डाइवर्स फीलिंग्स। एंड पता है इतना रिएक्शन क्यों दे रही है आज, क्योंकि आज इसने अपना वीडियो देख लिया एडिट करते हुए कि कितनी लेम रहती है पूरे वीडियो में। आज मैंने आप लोगों का क्या वीडियो देखा और मैं सोच रहा हूँ उसको अगर फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दूँ टाइम लैप्स, तो 20 मिनट का वीडियो अगर मैं आपको 1 मिनट में दिखाऊं तो आप लोग ऐसे रहेंगे। मुंह तो हिलता ही नहीं, ये मुंह कुछ नहीं हिलता, खाली ऐसे चलता रहेगा। मेरा तो ऐसे, हाँ यही चलेगा। मैं दिखाऊंगा एक दिन उसको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। तो आपको पहचानना है कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स। कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल दिखती नहीं है, फैंसीज मतलब यू नो आई लव दिस, नखरे। कुछ है जो आपके नखरे हैं। गंदगी यही चाहिए। हाँ, जो भी चीज आप अवॉइड नहीं कर सकते ना, वो आपका ई सेंटर है। क्योंकि कुछ साल में आप बुढ़े होंगे और आप गंदे हो जाएंगे। विम्स, फैंसी और विम्स दोनों भाई बहन हैं। मैं तो बस यही ब्रांड यूज करती हूँ। गुच्ची। हम असल में ना अंदर अंदर से इनकम्प्लीट महसूस करते हैं, इसलिए बड़े बड़े ब्रांड्स को या किसी भी जो भी ब्रांड, मतलब बहुत से लोग अपनी पढ़ाई के साथ बहुत एसोसिएटेड हैं। हम पीएचडी हैं, हम डॉक्टर हैं, हम कंप्यूटर इंजीनियर हैं, वो चिढ़ जाते हैं। इनफैक्ट जो ज़्यादातर अच्छे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं वो थोड़ा सा सब क्वालिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना पसंद नहीं करते। दे लुक एट देम एज आउटक्लास्ड। मुझे याद है कॉलेज के प्रोफेसर से मैं जब मिला था तो उसने मुझसे कुछ सवाल पूछा क्लास में, मुझे नहीं आता था। यू डोंट नो दिस, हाउ कैन यू सिट इन माई क्लास। बैठ गया मैं, सर ऐसे। हम लोग के साथ ऐसे ही किया था 9th के बाद स्कूल में। टीचर्स ने जिसके सबसे अच्छे नंबर आए थे 90s में उसको सबसे अच्छा टीचर दे दिया, और जिसके सबसे बेकार नंबर थे बेकार टीचर। मतलब 5 सेक्शंस डिवाइड हुए थे नंबर्स के हिसाब से मैथ्स के टीचर्स के लिए। ये बायस है, ये बेसिकली हम लोगों के अंदर का विम्स एंड फैंसीज है। इसके बाद और सटल आता है हमारी टेंडेंसीज। हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, टेंडेंसी समझते हैं, एक खास टाइप से ही सोचते रहना। जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनोगा में, वो एक ही टाइप के क्वेश्चन पिछले 2 साल से पूछ रहे हैं। जैसे हमारे अंदर में हर्ट होने की टेंडेंसी है। टेंडेंसी मतलब समझ में नहीं आ रहा है बट बार बार हर्ट हो रहे हैं। और वो आपको तभी पता चलेगा जब आप अपनी रिकॉर्ड मेंटेन करोगे कि पिछली बार मुझे गुस्सा कब आया था। जैसे आप अपने पीरियड्स का डेट लिखते हो, ऐसे ही आपको अपने आदमियों को भी रखना चाहिए। पता है, कहते हैं जैसे औरतों को पीरियड्स आते हैं, ऐसे आदमियों को मेंटल पीरियड्स आते हैं। महीने में कम से कम 3 या 4 दिन बहुत नखरे, बहुत गुस्से में रहते हैं। लड़कियों को जब पीरियड्स आते हैं तो लड़कियां दे आर एजिटेटेड, दे आर एंग्री, दे आर अपसेट, बिकॉज हार्मोन्स और ज़्यादा रिलीज होते हैं। लड़कों का भी यही होता है। तो आप अपना कीप अ डायरी मेंटेन्ड कि कब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल था, कब मैं काम था। लिखिए डायरी में, काम टुडे इमोशनल। तब जाके आपको मालूम पड़ेगा अच्छा ये मेरी टेंडेंसी है। और क्या आता है, सबकॉन्शियस इंक्लिनेशंस। जब आप इन सबको देख पाएंगे तब आपको इसके नीचे का लेयर दिखाई देगा कि सपनों की दुनिया में भी अनकॉन्शियसली भी आपके इंक्लिनेशंस हैं, टेंडेंसीज हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति कहा करते थे व्हाट यू आर। जो आप हैं वही इतना ज्यादा खोजने को और देखने को है कि आप मिस कैसे कर सकते हो, आप किसी और चीज में कैसे अपने आप को खो सकते हो। सब
conscious inclinations. All decisions not carefully debated as to pro and contra in a balanced way beforehand. All on the spur of the moment decisions. इसमें हमारे वो सारे डिसीजंस आते हैं जिनको आपने पहले से ही कॉन एंड कॉन्ट्रा एंड प्रो की तरह नहीं सोचा. आपने उसका क्या होगा, जैसे गौरी ने एक दिन बोला कि मैं स्कूल में जाऊंगी और वहाँ एक दिन के लिए एज ए बच्ची, यंग 4th क्लास की या 2nd क्लास की बच्ची वहाँ पर बन के बैठूंगी. लेकिन ये सोचा ही नहीं वहाँ जाऊंगी तो परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन नहीं मिला तो, या जो भी चीज़ें हम सोचते हैं तो उसका प्रो एंड कॉन्ट्रा सोचना पड़ेगा आपको, उसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें. और बहुत से बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग नहीं सोचते, हम कुछ भी बोल देते हैं, पब्लिक में बोल देते हैं. तो ये सारी की सारी वो डिसीजंस जिसके बारे में आप पहले से सोचते नहीं है, प्रो एंड कॉन्ट्रा नहीं सोचते, सारे के सारे ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट. इसको मैं बोलता हूं सलमान खान टाइप के डिसीजंस. एक बार ले लिया तो अपनी नहीं सुनता हूं, जिसकी भी नहीं सुनता हूं. ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजंस, जो कि जिसके बारे में जनोगा बोल रही है, जिसको आप बाद में रिग्रेट करेंगे. और वन न्यू दैट ऑल द प्रोबेबिलिटी दैट यू वुड लेटर रिग्रेटेड. आपको लग रहा है कि हमको पता है अभी इसके लिए बाद में रोऊंगा, लेकिन फिर भी यही करूंगा. इसको हम लोग गांव में कहते थे 100 जूता खा तमाशा घुस के देखा. पता है बाद में रोएंगे पीटेंगे, लेकिन फिर भी करेंगे. वही डिसीजन ले रहे हैं. थोड़ा सा और है, ऑल जनरल अनएक्सप्लेन्ड एंड अनएक्सप्लेनेबल लाइक्स एंड डिसलाइक्स. वो सारी की सारी लाइक्स और डिसलाइक्स जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो भी आता है ई सेंटर में. दिस सेंटर गवर्न्स ऑल विच इन योगा और वेदांता फॉल्स अंडर द हेडिंग ऑफ राजस. इसी को बोलते हैं वेद में या वेदांत में रजस गुण. कल वाला जो था वो था आई सेंटर, क्या था? सत्व गुण. ये है रजस गुण. ऑल एक्टिविटी बिगिन और कंटिन्यूड टू द इनिशिएटिव ऑफ वन और मोर इमोशंस. अगर नटशेल में पूछते हैं तो ई सेंटर मतलब वो सारी एक्टिविटी जो एक या एक से ज्यादा इमोशन से निकल के आती है. सारी की सारी एक्टिविटी हमारी एक ही इमोशन से नहीं निकलती है. हम जॉब करना चाहते हैं, उसमें थोड़ी लालच है, थोड़ी खुशी है कि जॉब मिल जाएगी तो सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन डर भी है जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा. थोड़ा सा आलस भी है कि ये आसान है यार, ये ट्राई कर लेते हैं. This center, as we call it in Sanskrit, is known as ikayan, the focus. आई सेंटर को बोलते हैं इहा, द विल टू नो. वो सब चीज जानना चाहता है, लेकिन ई सेंटर को बोलते हैं हर चीज को फोकस करना. इकायान, इकायान मतलब द फोकस. द इमोशन टेंड टू फोकस ऑल अटेंशन टू देमसेल्व्स. ई सेंटर बच्चे की तरह होता है. बच्चा हमेशा सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचता रहता है, नहीं मिलता तो रोना शुरू कर देता है. यही हमारा ई सेंटर करता है. इमोशंस टेंड टू फोकस ऑल अटेंशन टू देमसेल्व्स. इसलिए जब बच्चों के रूम में जाओ, बच्चे बड़े पापा इधर आओ, मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जो बोलना चाहते हैं सब बकवास है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है. क्या बात है? एक आदमी ने दूसरे आदमी को गाली दी और कितना मजा आया. आप बेसिकली प्यार मांग रहे हैं, फोकस मांग रहे हैं. इमोशंस फोकस मांगता रहता है, वो है ई सेंटर. इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं हम लोग अगले कुछ सालों में इंडिया में 1 लाख ज़ेनोगा मास्टर्स तैयार करें. तो अगर आप उसमें से एक हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए. मैं बहुत जल्दी आपके शहर में आपसे आके मिलूँगा. आपका नाम और आप ज़ेनोगा मास्टर बनना चाहते हैं और आपके शहर का नाम मुझे कमेंट करके बताइए. मैं जल्दी ही आपके शहर में आऊँगा. ठीक है.